हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम आज करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और आज है हमारा पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड आज की क्लास में 15 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे एंड देन आपकी पूरी पीवाईक्यूएस की सीरीज जो है वो हो जाएगी कंप्लीट, जिसमें हमने कितने अप्रॉक्स 300 क्वेश्चंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 300 पीवाईक्यूज हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों प्रॉपर होगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स थियरी वाले क्वेश्चंस होंगे आज, है ना, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस है एंड मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, अ डायसैकेराइड इज फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डायसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डायसैकेराइड्स फॉर्म्ड होता है कब? जब दो मोनोसैकेराइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर, जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू आपस में बॉन्ड होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यस, तो क्या हो जाएगा? देखो, डायसैकेराइड्स का क्या मतलब है? जहां पे दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, है ना। तो जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? यस, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए अब हम। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is sucrose is a dash chemical and the hydrolysis product combination is the dash in nature. तो सुक्रोज का नेचर कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी और अच्छा, सुक्रोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रोडक्ट का तो वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही होगा। पहला ये है लीवो एंड लीवो, लीवो एंड डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। क्या हो जाएगा? सुक्रोज जो होता है, ठीक है, सुक्रोज कैसा होता है? यस, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना के देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो तो हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज हमारा लीवोरोटेटरी होता है। एंड लीवोरोटेटरी हम कैसे बोले कि यहाँ पे जो लीवोरोटेटरी होता है ना उसका एंगल, ठीक है, -92.4 के आसपास है, जबकि डेक्स्ट्रो की अगर हम बात करें तो 54 के आसपास है। तो जब आप उन दोनों को उनका समीशन करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, दैट रिप्रेजेंट दी लीवो। सो ओवरऑल हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो सुक्रोज मिलता है वो लीवोरोटेटरी का मिलता है और इसीलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? डेक्स्ट्रो एंड लीवोरोटेटरी। ठीक है, कि नॉर्मल जो सुक्रोज होते हैं वो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, लेकिन अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव लीवोरोटेटरी। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माल्टोज इज इनकरेक्ट? चलिए, तो माल्टोज के बारे में इसमें से कौन सी चीज गलत है? ठीक है, so it consists of 2 glycopyranose unit. ठीक है, it is a disaccharide, glycosidic bond between carbon 1 of the one unit and the carbon 4 of the other unit, and it is a non-reducing sugar. Yes, क्या हो जाएगा? देखो, सिंपल क्लियर हमको दिख रहा है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। शुगर, नॉट शुगर, माल्टोज जो होता है ना, माल्टोज के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो माल्टोज जो होता है वो एक टाइप का रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई ये हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। लेकिन यहां पे बोल रहे हैं इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भाई ये तो कह रहे हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन जो है फॉर दिस क्वेश्चन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. असर्शन है स्टार्च फॉर्म कोलॉइडल सोल्यूशन विद वाटर
and the reason is starch contain 80 to 85% of the amylopectin which is insoluble in water, and select the most appropriate answer from the options given below. Okay, so starch form colloidal solution with water. starch जो है वो colloidal solution का formation करता है पानी के साथ. ये बात करेक्ट है? करेक्ट है, यस, ये बात हमारी एकदम करेक्ट है. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. And starch contain 80 to 85% of amylopectin which is insoluble in water. हमने पढ़ा है ना, starch का क्लासिफिकेशन करते हैं तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज इज 15 to 20%. अमाइलोपेक्टिन जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है वो प्रेजेंट होता है 80 to 85%. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. बट ये दोनों अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, है ना. ये दोनों क्या कह रहे हैं कि हाँ जो भी इनका स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, बट स्टेटमेंट ही ट्रू है यहाँ पे, है ना. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is levorotatory in nature? Okay, इनमें से कौन सा levorotatory nature का है ये अब आपको बता देना है. ठीक है, so alpha D glucose, beta D glucose, beta D fructose and sucrose levorotatory in nature. तो याद रखना, देखो ग्लूकोज चाहे कैसा भी हो, है ना, अल्फा ग्लूकोज हो चाहे बीटा ग्लूकोज हो, वो हमेशा डेक्स्ट्रो होता है ना. ये हमेशा कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है. अब हम बात करें बीटा डी फ्रक्टोज के बारे में. ठीक है, तो बीटा डी फ्रक्टोज तो कैसा होता है, बीटा डी फ्रक्टोज इज लीवर. अच्छा, सुक्रोज की अगर हम बात करें तो देखो जब तक सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस नहीं होता तब तक सुक्रोज भी डेक्स्ट्रो ही रहता है. ठीक है, तब तक सुक्रोज भी डेक्स्ट्रो ही रहता है. अब यहां पे बीटा डी फ्रक्टोज है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीवोरोटेटरी. ठीक है, दिस इज लीवोरोटेटरी. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. असर्शन रीजन है. सो असर्शन हमको दे रखा है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, ऐसा था नहीं. विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, है ना, वो यूरिन और वो स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं. लेकिन विटामिन डी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है. ठीक है, कहां पे स्टोर रहता है, लिवर में एंड मेनली इन फैट टिश्यूज. ठीक, सो देखो भाई पहली बात तो इन्होंने गलत बता दी हमको, है ना, तो हम तो इसको फॉल्स कर देंगे. फिर रीजन क्या कह रहे हैं, विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल एंड विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन. सो रीजन बता दो भाई. देखो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या चीज बाहर आती है, हाँ, विटामिन सी, ना कि विटामिन डी. तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही गलत है. ठीक है, ए एंड आर फॉल्स. यहां पे असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22. असर्शन है एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो ग्रुप डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, है ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला. सो यहाँ पे क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर हम अमीनो एसिड के बारे में बात करें तो एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन. क्यों, क्योंकि ज्विटर आयन के पास दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल नेट चार्ज होता है दैट इज 0. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रू है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. और ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. बोथ A and R are true with correct explanation. ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन ए यहां पे इसका करेक्ट है. ठीक है, पिछले वाले में जो ऑप्शन दे रखा था बिल्कुल वही हो जाएगा. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का ही हमारा क्वेश्चन है.
सो असर्शन है सुक्रोज इज कॉल्ड एन इनवर्ट शुगर, सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। रीजन क्या कह रहे हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज ब्रिंग द चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, यस। तो देखो ऑफ कोर्स सुक्रोज क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, ये बात तो एकदम करेक्ट है, लेकिन जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमको लीवो रोटेटरी बना के दे देता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, दोनों की दोनों यहाँ पे करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो अगेन यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये तो देखो लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, है ना। एंड रीजन है पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स अराउंड टू गिव अ स्ट्रेट चेन। तो एल्ब्यूमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, क्या एल्ब्यूमिन ग्लोबुलर प्रोटीन है? यस, हाँ ऑफ कोर्स एल्ब्यूमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये तो करेक्ट है ना। कहां पे प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन? यस, कहां पे प्रेजेंट होता है ये आप मुझे बताओगे। फिर क्या कह रहे हैं, रीजन पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड टू गिव अ स्ट्रेट चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड टू गिव अ स्ट्रेट चेन, ये कहां की बात हुई, ये तो गलत बात है, ठीक है, ये हमारा जो है वो फॉल्स है, ठीक है, ये हमारा जो है वो फॉल्स हो जाएगा। यहां पे एक स्फेरिकल शेप देता है, ना कि कोई स्ट्रेट चेन बना के देता है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, A is correct but reason is wrong. So for question number 24, which option is correct? Question number 24 का option C हमारा correct हो जाएगा, ठीक है। Now next question is question 25th. Amino acids and sugar are both required by animal to maintain their health, ठीक है। Without a diet containing both of these, animals cannot survive. Amino acids are obtained by animals when they digest, okay. So amino acids किससे मिलके बनता है? Yes, amino acid किसके डाइजेशन की वजह से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर लिपिड्स। यस, चैप्टर में भी तो हमने पढ़ा है ना कि पूरा का पूरा जो अमीनो एसिड्स है, ठीक है, वो किसकी डाइजेशन की वजह से बनता है? प्रोटीन की डाइजेशन की वजह से बनता है। जब अमीनो एसिड्स का, ठीक है, जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो अमीनो एसिड, एनिमल ऑब्टेन अमीनो एसिड, ठीक है, एनिमल कैसे अमीनो एसिड को ऑब्टेन करते हैं? सो एनिमल ऑब्टेन अमीनो एसिड्स बाय डाइजेस्टिव और बाय डाइजेस्टिंग प्रोटोन, ठीक है, बाय डाइजेस्टिंग प्रोटोन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25th, जिसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, ओके। सो नेम 4 बेस प्रेजेंट इन डीएनए, व्हिच वन ऑफ दीज इज प्रेजेंट इन आरएनए। चलो 4 बेस बताने हैं, कौन से बेस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, कौन से बेस आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने बेस प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये सारे के सारे बेस है, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से यहां पे आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है एंड डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एडेनिन, जिसको हम शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गुआनिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? गुआनिन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। साइटोसिन को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थाइमिन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, 4 बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए। अगर हम आरएनए के बारे में बात करें, सो इन आरएनए थाइमिन इज एब्सेंट एंड यूरासिल इज प्रेजेंट, ठीक है। इन आरएनए thymine is absent and uracil is प्रेजेंट। आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है एंड यूरासिल प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं अब हम। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, I mean 27 है ये,
अच्छा 26 ये था, 27 ओके। नेम 2 फैट soluble vitamin, their sources and the disease caused due to their deficiency in diet। ओके चलो, तो दो यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताना है जो फैट में सॉल्युबलाइज होते हैं। आपको लर्न कराया था कीड़ा, है ना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है, के ई डी ए। तो ये सारे के सारे जो विटामिन होते हैं ये कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, उनके सोर्सेज बताने हैं एंड उनसे कौन सी डिजीज होती है हमको ये बताना है, ठीक है। So fat soluble vitamins are fat soluble vitamins are, क्योंकि यहां से हमसे सिर्फ दो ही पूछ रहे तो हम दो ही का नाम बताएंगे, A एंड D, ठीक है, A एंड D। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन A के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो देखो विटामिन ए के सोर्सेस क्या होंगे, यस, किस टाइप के फूड से हमको विटामिन ए मिलेगा, कैरेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ठीक है, कैरेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, इनसे हमको क्या मिलता है, इनसे हमको विटामिन ए मिलता है। अगर इनकी कमी हो गई हमारी बॉडी में, ठीक है, इनकी कमी हो गई तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, यानी कि किसी की कमी होने की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है, हमें दिखता नहीं है रात को, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, अंधेरा होते होते हमको नहीं दिखने लगता है ना, और हमारी जो आंखें हैं वो ड्राई हो जाती है, सो ड्राई आईज, क्लियर। चलिए विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी की क्या सोर्स है, देखो मेरे ख्याल से ये तो आपको पूरा पूरा पता होगा, हाँ, कि विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं, सनलाइट एक्सपोजर, ऑफ कोर्स सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है। और अब अगर हम इनकी डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बात करें, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बात करें कि भाई अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं आ पा रहा है तो हमें किस टाइप की बीमारी हो जाएगी, यस, रिकेट्स, ठीक है। जनरली ये बच्चों में देखने के लिए मिलता है, उनके जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसे आपस में चिपकने लग जाते हैं ना, आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये रिकेट्स हो जाता है, ठीक, ओके, अच्छा, सोर्सेज और भी हम कुछ लिख सकते थे, वैसे तो मैंने एक ही लिख दिया, ठीक है। सनलाइट एक्सपोजर, कुछ खाने पीने वाली चीज जैसे कि बटर है ना, मिल्क है, उन सबसे हमको विटामिन डी मिलता है, लिख लो, चलो, बटर है, मिल्क है, खाने पीने वाली चीज भी लिख लो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, ठीक है। सो क्वेश्चन 28 इज व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज बॉन्ड, what type of linkage hold together the monomers of the DNA and what do you mean by the alpha and beta amino acids। तो अगर हम DNA के बारे में बात करें तो DNA हमको कैसा दिखता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है ना। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ये जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड, किस टाइप के बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होते हैं, तो किस टाइप का बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। किस किस के बीच में, बिटवीन द शुगर ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो द मोनोमर ऑफ डीएनए, द मोनोमर ऑफ डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज,
ठीक है, कैसे एक साथ कनेक्ट होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन दी sugar of between the, ठीक है, between the sugar of one nucleotide, sugar of one nucleotide to दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड टू दी फॉस्फेट ऑफ another nucleotide, phosphate of another nucleotide। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर था। नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा एंड बीटा अमीनो एसिड्स? यस, अल्फा बीटा अमीनो एसिड्स में हम क्या समझते हैं? देखो, अल्फा, अगर अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है दैट अटैच टू दी अल्फा कार्बन, है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। और अगर हम बीटा अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो बीटा कार्बन से जाके अटैच हो जाता है, राइट? अल्फा अमीनो एसिड, चलो बताओ फटाफट से, अल्फा अमीनो एसिड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो अमीनो एसिड in which the NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप, ठीक है, NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, अमीनो ग्रुप is attached to the अल्फा कार्बन। ठीक है, किससे जाके अटैच हो जाएगा? अल्फा कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब किस अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यस, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, यानी कि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक है, सो दीज आर दी अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन। इस टाइप के अमीनो एसिड कहां पे पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, these are the amino acids found in protein। इस टाइप का अमीनो एसिड कहां पे पाया जाता है बेटा? प्रोटीन में पाया जाता है। ओके, नाउ सेकंड है हमारा बीटा अमीनो एसिड्स। ठीक है, बीटा अमीनो एसिड, तो बीटा अमीनो एसिड्स में क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड्स इन विच NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू दी बीटा कार्बन। अमीनो एसिड इन विच the NH2 group is attached to the बीटा कार्बन, यानी कि अल्फा के बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन होता है? बीटा कार्बन होता है। ठीक है, टू दी बीटा कार्बन। ठीक है, टू दी बीटा कार्बन, दैट्स इट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसको फटाफट से देखेंगे और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, सो क्वेश्चन 29 का फर्स्ट पार्ट है राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH एंड अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई। ठीक है, दो एंड सी है वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर इन आवर बॉडी। ओके, सो सबसे पहले क्या है? राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH। जब डी ग्लूकोज NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद when D-glucose react with hydroxyl amine यानी कि NH2OH है ना, hydroxyl amine NH2OH, so it form glucose oxime, so it form
किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? ये ग्लूकोज ऑक्साइम का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ इसी में इसका बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। जो अमीनो एसिड्स हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर कैसे शो करते हैं, इसके बारे में बताना है हमको। क्योंकि देखो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एसिडिक कैरेक्टर COOH भी प्रेजेंट है, बेसिक कैरेक्टर NH2 भी प्रेजेंट है। सो हेंस दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो इनको हम क्या बोलेंगे, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, सो अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। ठीक है, अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर बिकॉज दे कंटेन एसिड COOH, है ना, इनके पास COOH भी प्रेजेंट होता है, एंड बेस, इनके पास बेस भी है, दैट इज NH2 ग्रुप। ठीक है, इनके पास बेस भी प्रेजेंट होता है, दैट इज NH2 ग्रुप। ठीक है, हेंस दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड base. Hence, they react with both acid as well as base. ठीक है, तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं एंड बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। Why cannot vitamin C be stored in our body? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, है ना। ये कैसे विटामिन होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, सो विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड in our body as they are water soluble vitamin। ठीक है, क्योंकि ये कैसे विटामिन होते हैं? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, एक्सेस अमाउंट आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। एक्सेस अमाउंट आर excreted through यूरिन। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये विटामिन जो है हमारी बॉडी से यूरिन एंड स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस तो है ना। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, क्या डिफरेंस है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर में? अगर हम फाइब्रस के बारे में बात करें तो कैसे होते हैं? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसे खुले हुए जो बाल होते हैं ना, उसी की तरीके से हमको फाइब्रस ये प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात करें तो कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप होता है, ऐसे जुड़ा बना लेना, है ना, इस तरीके से। तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है? कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल शेप। कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल शेप। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल शेप। ये जो फाइब्रस होते हैं, ठीक है, जो फाइब्रस होते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जबकि जो ग्लोबुलर होते हैं वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? यस, फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम बालों में कराते हैं ना कैरेटीन, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ग्लोबुलर का क्या एग्जाम्पल है? अभी हमने एक
एमसीक्यू भी पढ़ा था, है ना, तो उसमें क्या था, एल्ब्यूमिन, एंजाइम्स, ये सारे के सारे ग्लोबुलर के एग्जाम्पल है। ठीक ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गया, एंजाइम, ये हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो यहां पे हमने सारे के सारे अपने 30 के 30 क्वेश्चंस कर लिए। 15 क्वेश्चन हमने इससे पहले की क्लास में किया था एंड 15 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में समाप्त किए। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब हम देखो हमने काफी सारी चीजें कर ली है। ठीक है, अब आपके लिए मैं रैपिड रिवीजन लेकर आऊंगी जिसमें हम पूरे चैप्टर को विद इन 20 to 30 मिनट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद सैंपल पेपर, तब तक तो आपके पेपर आ जाएंगे। चलो, सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।